चलिए बेटा, ध्यान दो बेटा सब लोग इधर। अब हम लोग को लेना है आज टॉपिक 3.4 ओम्स लॉ। वेरी 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 एसेंशियल टॉपिक ओम्स लॉ। आप इवन इंजीनियरिंग वालों को वाइवा में पूछा जाता है ये ओम्स लॉ। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएससी करते हैं बाय चांस फिजिक्स से, अगर आपका कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रॉनिक्स से करना होता है तो उसमें भी वाइवा में लगातार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट देखो क्या है इसका। तो स्टेटमेंट ये कहता है एज लॉन्ग एज द फिजिकल डायमेंशन अमजद of the conductor remains same, current flowing through the conductor is directly proportional to potential applied across it। इसमें इंक डाल देना मुझे। तो जब तक आपका कंडक्टर का फिजिकल स्टेज या फिर स्ट्रक्चर डायमेंशन सब सेम है तो जो उसमें से करंट फ्लो होगा कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, है ना। मान लो पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा गया, ये निगेटिव टर्मिनल को जोड़ा गया और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, y है। तो मैं क्या देखूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ से करंट का फ्लो जनरेट होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इससे सिंपल सी एक बात कहा है, जब तक कि डायमेंशन में कोई छेड़छाड़ नहीं होती, तुम एरिया को लेंथ को किसी भी चीज को बदलते नहीं, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। तो इसको समझाने के लिए हाई स्कूल्स में एक एग्जांपल दिया गया था। दो बीकर है पानी के जो सेम लेवल पे रखे गए थे और उसको पाइप से जोड़ा गया था। दोनों बीकर सेम लेवल पे थे, दोनों बीकर का साइज भी एक जैसा था, दोनों में पानी था अभी सेम लेवल पे। तो मैं पूछ रहा हूं कि भैया पानी किस बीकर से किस बीकर में फ्लो होगा। आप बोलेंगे कहीं भी फ्लो नहीं होने वाला क्योंकि सेम लेवल पे। मैंने एक लेवल का लेवल जो एक बीकर का जो लेवल है राइज अप कर दिया और एक ऑटोमेटिकली नीचे हो गया। अब बताइए पानी कहां से कहां फ्लो होगा, हाई से लो, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अगर मैं ज्यादा हाई करता हूं तो पानी का फ्लो ज्यादा रहेगा, है ना। तो वही बात बोल रहा है वो कि तुम जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को रेज करोगे उतना ज्यादा यहां पर क्या होगा, करंट का जनरेशन होगा। मैं आपके इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकता हूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर यहां पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आती है R करके, R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे हम लोग कहते हैं बेटा रेजिस्टेंस। जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस, है ना। तो रेजिस्टेंस इट इज नथिंग बट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज क्रिएटिंग पर यूनिट फ्लो ऑफ करंट। जैसे R इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, V बाय I। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ऐसा है कि कंडक्टर के इस हिस्से से इस हिस्से पे मुझे चार्ज को ले जाना है। मान लो मुझे 1 एम्पियर का करंट ले जाना है। कितने का, 1 एम्पियर का करंट। जो मैं 1 एम्पियर का करंट यहां से यहां ले जाने की कोशिश करता हूं, और अगेन मैं अभी फिलहाल कन्वेंशनल करंट को इमेजिन कर रहा हूं।
कन्वेंशनल करंट को इमेजिन कर रहा हूं, मतलब मैं ये इमेजिन करके चलूंगा कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से करंट होता है ना, इमेजिन कर रहा हूं, जो कि गलत है। ठीक है, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां लेके जाना चाहता हूं, तो उस पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां ले जाने में मुझे कितनी मेहनत करना पड़ेगी, कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि मैं इस कमरे के दो हिस्से करता हूं। एक पर्टिकुलर इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है, टेबल है, इसको आपको यहां से वहां सरकाना है। कमरे के इस हिस्से में स्मूथ टाइल्स लगी हुई है और कमरे के इस हिस्से में बिल्कुल भी टाइल्स नहीं, पूरा रफ स्ट्रक्चर है और तुमको उसे पुश करते हुए लोड के उधर तक ले जाना है। आप बेहतर जानते हो कि इस साइड का जो टेबल है वो इजीली सरक जाएगा उधर, मगर इस साइड का टेबल उसको बहुत मुश्किल से उधर सरकेगा। क्यों? क्योंकि इसके रास्ते में रुकावटें बहुत ज्यादा आएगी। तो जो इसके रास्ते में रुकावटें बहुत ज्यादा आएगी उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। और जब इसको भी लेके गया, इसके साथ भी रुकावटें थी, मगर इसके मुकाबले कैसी थी? बहुत ही ज्यादा कम थी। तो वही हुआ कि एक चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने के लिए, 1 एम्पियर के करंट को यहां से यहां तक ले जाने में मेरा कितनी मेहनत हो गई, खर्चा, उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट अगर देखा जाए तो वो क्या होता है बेटा? बोलो, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा? ओम, जिसको ओमेगा इस सिंबल से दिया जाता है। मगर इसके अलावा वोल्ट पर एम्पियर भी हो सकता है ना, वोल्ट पर एम्पियर। और अगर मैं इसका डायमेंशन आपसे पूछूं, कोई बता पाएगा मुझे डायमेंशन रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस का डायमेंशन अभी तो उस दिन तो लिया था मैंने, उसमें रिपीटर्स बैच में तुम लोग बैठे थे काफी लोग, मैंने शॉर्टकट तरीका भी याद दिलाया था, याद रखने का, भूल गए? M1L2 T-2 T-3 A-2 है ना। A-1 पोटेंशियल का था, है ना। और मैं बोला पावर का डायमेंशन लो, है कि नहीं? पावर का डायमेंशन लो और उसको A-1 लगा दो। तो अब यहां पर रेजिस्टेंस के लिए क्या है? M1L2 T-3 A-1। याद आया तो अच्छी बात है, नहीं याद आया तो देखो, R इज इक्वल टू क्या हो गया? A-2, हाँ सॉरी, V बाय आई। V को क्या लिख सकते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज अपॉन आई, वर्क डन अपॉन चार्ज इंटू आई। वर्क डन का क्या होता है? M1L2 T-2। और चार्ज का क्या होता है बेटा? T1 A1। करंट का क्या होता है बेटा? A1। तो M1L2 T-3 और ये A2 ऊपर चला जाएगा A-2। आया समझ में? तो इस तरह से ये याद रखिए बेटा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन। ओके, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहा जाता है। ओके, अब इसमें नोट करने लायक बात जो है हमारी खास, कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस is called as conductance। K से C से आप जो भी देना चाहे उससे दे सकते हैं, 1/R, है ना। और अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, देन अगर एसआई यूनिट पूछूंगा तो क्या आएगा? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या फिर उल्टा ओमेगा जिसे मो कहा जाता है, MHO, मो, या फिर होता है साइमन। ओके, या एम्पियर पर वोल्ट, एम्पियर पर वोल्ट। कंडक्टेंस का फिर डायमेंशन क्या रहेगा? सब वो इनवर्स हो जाएंगे, M-1 L-2 T3 सॉरी A2। ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस। ओके बेटा, अब अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं V वर्सेस I, V वर्सेस I का मैंने ग्राफ प्लॉट किया। ओके, V इक्वल्स टू RI। तो एक्स एक्सिस पे करंट है, वाई एक्सिस पे V है।
अगर आपको याद होगा ये ग्राफ y इक्वल्स टू mx वाला ग्राफ बन रहा है, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। भैया फिर ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और अगर किसी भी तरह से अगर आप इसका स्लोप निकालते हो, एक स्लोप निकाला जाता है tan थीटा लेकर, और एक स्लोप निकाला जाता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करके। वॉट एवर मेथड से जब आप इसका स्लोप निकालते हैं तो वो स्लोप आपको क्या देता है बेटा? रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है आपको? रेजिस्टेंस। मगर ये एक और बात याद रखो, अगर एक्स एक्सिस पे वोल्टेज आ गया, y एक्सिस पे करंट आ गया, और आपके पास अगेन एक ग्राफ आया हुआ है जिसका एक पर्टिकुलर एंगल होगा पोटेंशियल डिफरेंस की एक्सिस के साथ, और आप क्या कर रहे हैं, tan ऑफ थीटा या किसी भी तरीके से स्लोप निकाल रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा बेटा यहां पे, अब अगर यहां पर आप इस बार स्लोप निकालोगे तो वो रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा, वो क्या निकलेगा बेटा? आपका कंडक्टेंस निकलेगा। ये बात याद रखना। अगर एक्स एक्सिस पे वोल्टेज आ गया, वाई एक्सिस पे करंट आ गया, और तुमने स्लोप ऑफ द ग्राफ निकाले, तो वो कंडक्टेंस देगा, ना कि रेजिस्टेंस। ये बहुत ध्यान से देखना कि कौन से एक्सिस पे क्या है। एक्स एक्सिस पे वोल्टेज, वाई एक्सिस पे करंट, क्या मिलेगा? स्लोप, कंडक्टेंस। एक्स एक्सिस पे करंट, वाई एक्सिस पे वोल्टेज, क्या देगा स्लोप आपको? रेजिस्टेंस। आई बात समझ में आपको? तो ये बातों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और कुछ बचा क्या? हाँ, अब ऐसा है बेटा, ध्यान दो, रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है डायमेंशन पे, आपकी बनावट पे। दूसरा डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे। बल्कि तीन चीजें बोलना चाहिए मुझे, और एक चीज होती है आपकी मटेरियल। तीन बातों पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्या क्या तीन चीजें बताया मैंने? डायमेंशन, मटेरियल और आपका टेम्परेचर। हम लोग देखेंगे, देखो मटेरियल तो ठीक है, बदलते रह सकता है। टेम्परेचर के बारे में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल डायमेंशन की बात करते हैं। अगर मैं कंडक्टर की लंबाई बढ़ाते चले जाऊंगा तो मैं ये देखता हूं कि रेजिस्टेंस भी बढ़ते चले जा रहा है ना। एक पानी का पाइप ले लो, नल ले लो, समझो यहाँ पे एक पानी का पाइप ले लो, उसके अंदर एकदम सिलेंड्रिकल पाइप है, और ये पाइप को लेके जाओ यहां से 25-30 किलोमीटर दूर। आप यहां से नल चालू करो, तुमको क्या लगता है जो पानी की धार यहाँ है वो एग्जैक्ट वहां मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, शायद तो आए भी ना, है ना। इतना, हालांकि स्ट्रेट ले गए आपने, एक भी जगह से बैंड नहीं, कुछ नहीं। मगर आपका जो पानी जब बहते हुए जाएगा तो उसका जो फ्रिक्शन होगा, तो उसकी वजह से शायद ही वो पानी वहां तक पहुंचे, है ना। तो हम लोग ने क्या देखा बेटा कि अगर आप लंबाई को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। वहीं आप अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है ना। तो लेंथ के साथ वो डायरेक्टली वेरी करता है, एरिया के साथ वो इनवर्सली वेरी करता है। अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं कंबाइन करके लिखूं तो इस तरह से आएगा, है ना। मगर मैंने जैसे कहा कि डायमेंशन के साथ वो एक और चीज पे डिपेंड करता है, मटेरियल। मटेरियल टू मटेरियल आपका क्या होगा? रेजिस्टेंस बदलता रहता है। तो अगर मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टेंस बदलते रहता है तो इसके साथ एक जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है ये भी बदलते रहेगा, मटेरियल टू मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए रो की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। और इसी रो को क्या नाम दिया गया बेटा? रेजिस्टिविटी। आपने पढ़ा होगा, रो को क्या नाम दिया गया? रेजिस्टिविटी। तो फिर हम लोग कह सकते हैं रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। दिस इज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी क्या है रेजिस्टिविटी? तुम एल की वैल्यू 1 मीटर डाल दो, एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर डाल दो, तो रो किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर, रेजिस्टेंस के बराबर। इस पर से रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन आया, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर स्क्वायर हो, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ये वाला, तो वो कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसकी इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी जो है सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करती है।
एक तो मेजरली मटेरियल पे, मटेरियल टू मटेरियल इसकी वैल्यू बदलते रहती है, और दूसरी है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर में बहुत बड़ा वेरिएशन आया तो वहां पर भी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बदल सकती है। अब अगर मैंने रेजिस्टिविटी का आपसे एसआई यूनिट पूछ डाला, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ओम मीटर, है ना, ये हो जाएगा आपका रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट। और अगर मैंने रेजिस्टिविटी का आपसे डायमेंशन पूछ डाला, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ लेंथ को मल्टीप्लाई करना है, तो वो हो जाएगा m1 L3 T-3 A-2। आया समझ में, रेजिस्टिविटी। फिर इसी तरह रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल आता है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इसे हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, छोटा सिग्मा, स्मॉल लेटर सिग्मा, है ना, ये होता है कैपिटल सिग्मा जो आप लिखते हैं समेशन के लिए, और ये होता है स्मॉल सिग्मा। तो अगर मैं यहां पर रेजिस्टिविटी का अगर रेसिप्रोकल लेता हूं, तो वो मुझे क्या देता है बेटा, कंडक्टिविटी। ये मुझे क्या देता है बेटा, कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। और अगर मैं इस कंडक्टिविटी का आपसे एसआई यूनिट पूछ लूं, तो क्या आएगा इसका क्या था, ओम मीटर ना, तो हो जाएगा ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर मोह पर मीटर, मोह पर मीटर, या फिर सैमन पर मीटर। तो इस तरह से आपका ये कंडक्टिविटी का वैल्यू आता है। और देखो इसमें और भी कुछ रिलेशंस बन के आते हैं हमारे सामने। देखो मान लो इस कंडक्टर का लेंथ L है। जब आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से यहां कनेक्ट किया, यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ और यहां निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, और यहां से यहां सेटअप हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां दो कंडक्टर्स के एंड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है, उसका फॉर्मूला वैसे तो हम E=V/d पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है और पोटेंशियल में डिफरेंस देखने को मिलता है थ्रू डिस्टेंस d, तो E=V/d लिखा जा सकता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E=-dV/dx, याद होगा। उसी को अपन बनाते हैं, ये कैपेसिटर के लिए आपको याद होगा, अपन ने इस तरह से लिखा था। तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ d की वैल्यू क्या आएगी, L, तो E=V/L, देखो V=E/L लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब V को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, एक मिनट इसको इधर लिखता हूं LHS में, V को लिख सकता हूं मैं RI, ठीक है, V को मैंने लिखा यहां पे RI, और R के जगह क्या लिखा जा सकता है बेटा, ρL/A। तो R के जगह मैंने लिखा ρL/A इंटू I, E इंटू L, ρL/A, ठीक है। अब I/A क्या होता है बेटा, करंट डेंसिटी। ये L और ये L हो गया कैंसल, तो मैं इसको लिख सकता हूं रो मल्टीप्लाई बाय J, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच का रिलेशन आ गया। मैं एक और बात जानता हूं कि रेजिस्टिविटी को आप लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास एक और फॉर्मूला बनता है J/सिग्मा, ये रो की जगह 1/सिग्मा लिखा जा सकता है। आई बात समझ में। अब एक काम कर लीजिए, आप अच्छे से पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, ओके। दैट इज J=सिग्मा इंटू E, ये वेक्टर फॉर्म। अब पूरा पढ़ो। अब कुछ बात हमें जो ध्यान में रखना है, मान लो एक कंडक्टर था
जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ए था, और इसका जो लेंथ है फिलहाल एल मान के चलिए। ओके, और मैंने क्या किया, अब इसको ऐसा खींचा। अब इसको ऐसा खींचने के बाद क्या सीन हुआ कि इसकी लंबाई बढ़ गई n टाइम्स। इसकी लंबाई क्या बढ़ गई बेटा, n टाइम्स। तो अब जो नया लेंथ है वो कितना है, n टाइम्स ऑफ l, है ना। जो नया लेंथ है वो n टाइम्स ऑफ l है। तो अगर आपने नोटिस किया, अगर इसकी लंबाई बढ़ गई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि देखो इधर, मुझे एक बात बताओ, हम लोग जानते हैं मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी होता है कि जो उसके एटम्स है, जो उसके मॉलिक्यूल्स है, कितना मतलब क्लोजली आपस में रखे हुए हैं पर यूनिट एरिया में, उसको बोलते हैं डेंसिटी। मैंने जब वायर को ऐसा स्ट्रेच किया तो क्या इसका मास बदला क्या, कुछ इसमें से मास कम हो गया हो या मास ऐड हो गया हो, ऐसा कुछ हुआ क्या सीन, नहीं। तो मास कैसा है बेटा, फिर कांस्टेंट है। अच्छा, डेंसिटी बदला क्या, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बदल गया, ऐसा कुछ हुआ क्या, नहीं, वो भी नहीं होता। डेंसिटी बदलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, हीट करना पड़ता है, तब जाके पॉसिबिलिटी होती है। तो डेंसिटी भी बदली नहीं, रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी है, नॉट रेजिस्टिविटी। तो डेंसिटी यहां पर वो भी नहीं बदली। तो अगर मास नहीं बदला, अगर डेंसिटी नहीं बदली, तो क्या नहीं बदला फिर, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो पहले था बाद में भी वही रहेगा। तो अगर वॉल्यूम नहीं बदला तो तुम्हारी लंबाई जितने टाइम्स बड़ी होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना टाइम कम हुआ होगा। यानी अगर तुम्हारा लंबाई डबल हो गया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो गया, लंबाई ट्रिपल हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/3 हो गया, लंबाई n टाइम्स ऑफ l हो गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश वो कितना हो जाएगा, a/n। ठीक है, चलो मान लिया। फिर मैं कहूंगा कि देखो पहले जब कंडक्टर ऐसा था तो उसके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो आप कहेंगे रो एल अपॉन ए। और जब कंडक्टर को आपने लंबा कर दिया, बढ़ा दिए, तब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, रो डैश आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश, एल डैश अपॉन ए डैश। एल डैश कितना है बेटा, एन टाइम्स ऑफ एल। ए डैश कितना है बेटा, ए बाय एन, है ना। ए बाय एन हो गया ना एरिया नया वाला। अब एन को ऊपर भेज दो, आर डैश इज इक्वल टू, ये एन ऊपर वाले एन से मल्टीप्लाई होगा, एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रो एल अपॉन ए। जरा देखो रो एल अपॉन ए इससे पहले किस चीज के लिए था, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के लिए। तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। तो हमें पता चला कि अगर मान लो आप लंबाई को 2 गुना बढ़ाते हो, है ना, तो रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाता है। 4 गुना 2 का स्क्वायर 4। अगर लंबाई को आप 3 गुना बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर लंबाई को 4 गुना बढ़ाते हो, 4 टाइम्स आप लेंथ को इंक्रीज करते हो, तो कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स ये इंक्रीज हो जाता है। आया समझ में, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना इस चीज के लिए। वहीं अगर मान लो मैंने रेडियस को n टाइम्स कम किया, नया वाला जो रेडियस है पुराने वाले रेडियस का n टाइम्स है, तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, a बाय एन स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा ठीक है, नया वाला लेंथ क्या हो जाएगा फिर, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ एल। अरे भैया देखो ना, ये a बाय एल था तो यहां पर nl था ना। तो इस सिचुएशन में मैं बोलूंगा अच्छा नया वाला रेजिस्टेंस क्या रहेगा फिर, अब n रेज टू पावर 4 टाइम्स ऑफ r। क्योंकि देखो जब यहां n था तो n स्क्वायर r आ रहा था, अब यहां पर n स्क्वायर l है ना, है कि नहीं। तो यहां पर क्या आ रहा है, n रेज टू पावर 4r। ये कब हो रहा कि जब मुझे क्वेश्चन में डेटा रेडियस के बारे में दिया हुआ है कि रेडियस पहले से 1/3 हो चुका है, या रेडियस पहले से हाफ हो चुका है, हाफ रेडियस पहले से हाफ हो चुका है, तो अब रेजिस्टेंस कितने से बढ़ गया। अब हाफ का अगर आप कहेंगे, हाफ मतलब 1/2, n की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और 2 का पावर 4 क्या होता है, 16 होता है ना, 4 पावर से 16 होता है। तो अगर इस मामले में हम बोलते हैं n = 2, तो नया वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाता, 16 टाइम्स ऑफ r।
आया समझ में आपको? इस सिचुएशन में ये क्वेश्चन दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ है। और कुछ पॉइंट रहा इसमें? हाँ, अगर इसमें कभी ये कहा जाता है कि भैया ठीक है, लेंथ में x परसेंटेज का एरर आया, लेंथ में x परसेंटेज का क्या आया? एरर आया या चेंज आया, तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ x, है ना? वो परसेंटेज एरर निकालते नहीं थे अपन वैसा, क्योंकि भैया ये n टाइम्स अपन बोलते हैं ना, स्क्वायर है करके इस वजह से। मगर ये डायरेक्ट पावर से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करने वाला खेल, ये सिर्फ तभी तक लागू है जब ये 10% से कम हो। 10% से ज्यादा हो तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो नोट जो लिखाया है मैंने वहां पे, उसको रीड कर लो, फिर न्यूमेरिकल्स पे पढ़ते हैं। तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर of length L and area of cross section is A is R. If its length is doubled and area of cross section is half, then find the new resistance. अरे बहुत आसान है। यहां सिंपल अगर मैं बोलूं, यहां जो n की वैल्यू है वो 2 है ना? n की वैल्यू क्या है? 2 है। तो अब जो नया वाला रेजिस्टेंस वो रहता है, वो क्या रहता है? n स्क्वायर टाइम्स ऑफ r। तो फिर इसीलिए नया वाला रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 4r। सच अ टफ क्वेश्चन है ना? अगर बोले ऐसे ही चाहते रहे क्वेश्चन बोले। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मगर अक्सर इसमें लोग गलती कर सकते हैं, है ना? लेंथ आधा पढ़ेंगे कि लेंथ को डबल किया गया, ऐसा नहीं, यहाँ एरिया को भी डबल किया गया। एरिया हाफ नहीं हुआ, मतलब वो स्ट्रेच नहीं हुआ, उसके आगे बस क्या किया गया? एक मटेरियल जोड़ा गया, ऐसा मटेरियल, ऐसा मटेरियल जोड़ा गया। तो लेंथ को भी डबल किया गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी डबल किया गया। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, जो डेटा मुझे दिया गया उसके हिसाब से जो नया लेंथ है पुराने लेंथ का डबल है, जो नया एरिया है पुराने वाले एरिया का डबल है। तो मैं लिखूंगा r डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश, रो एल बाई ए। तो फिर अगर मैंने यहां लिखा रो ट्वाइस एल अपॉन ट्वाइस ए, तो 2 और 2 क्या हो जा रहा? कैंसल। देयरफॉर r डैश इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अरे भैया ये तो पुराना वाला रेजिस्टेंस हो जा रहा, फिर r डैश इज इक्वल टू क्या हो जा रहा? r। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो बेटा, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, ये आपको दिया गया है 0.1%, बहुत कम है। सवाल उठा कि परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या होगा? तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। अभी लिख के दिया था ना नोट्स में, अगर 10% से कम हो तो आप डायरेक्टली, क्योंकि n स्क्वायर होता है करके, तो अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1%, दैट गोज फॉर हाउ मच? 0.2%। उधर का हो गया? देखो फास्ट, देखो अब ये सीन बहुत अलग है। अब डायरेक्ट पावर से मल्टीप्लाई करके काम नहीं चलेगा, है ना? अब सबसे पहले हमको देखना क्या है, लेंथ को 25% से बढ़ाया गया, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो नई वाली लेंथ है पुराने वाली लेंथ की कितने टाइम्स आ रही है। जैसे कि मैं पहले तो जो क्वेश्चन में कहा गया है उस पर फोकस करता हूं कि लेंथ को 25% से बढ़ाया गया। 25% मतलब कितना हो रहा हो? 1/4। 25/100 1/4 हो रहा है। अब तो तुम लोग डायरेक्ट भी लिखे तो समझ में आता है, बार बार अब लिखने की जरूरत नहीं होगी। 1/4 टाइम्स ऑफ L1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
5/4 टाइम्स ऑफ L1, ये रहा L2। तो यहां क्या पता चला बेटा, असल में यहां n की जो वैल्यू है वो 5/4 है। n की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, 5/4। अगर लेंथ इतने टाइम्स बढ़ाई गई तो इतना एरिया इतने टाइम्स कम हुआ होगा, है ना, कि भैया अगर 5/4 टाइम्स हमने बढ़ाए लेंथ को तो एरिया उतने टाइम्स कम हुआ होगा। तो जो नया जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है n स्क्वायर टाइम्स ऑफ r होता है ना। तो मतलब नया जो रेजिस्टेंस होगा 25/16 टाइम्स ऑफ R1 होगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, थोड़ा डायरेक्ट आया चीजों पे मैं। हमको मालूम है लंबाई अगर n टाइम्स बढ़ती है तो एरिया n टाइम्स कम होता है स्ट्रेचिंग की वजह से, तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। अब मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया था कि लंबाई को 25% से बढ़ाया गया, तो L1 इज 25% ऑफ L1, L2 इज 25 20 L2 इज L1 प्लस 25% ऑफ L1। कैलकुलेशन किए तो अपने पास ये n की वैल्यू आ गई। हमें पता चला कि L2 जो है इतना टाइम बढ़ गया तो एरिया उतने टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आ गया R2। अब परसेंटेज इंक्रीज इन R निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस R1 अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि क्या, 25/16 इंटू R1 माइनस R1 इंटू अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ऊपर से R1 कॉमन निकलेगा, नीचे वाले R1 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या फिर, 25/16 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 माइनस 16 कितना होता है, 9, तो 9/16 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 900/16। तो जरा मुझे बताएंगे कोई कितना बताओ, 900/16 कितना होता है? 25/4, 12.5/2, 6.75 मल्टीप्लाई बाय 9, है ना। 6.75 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना रहा, 56.25। चेक कर लेता हूं मैं, 900/6, अरे यार 16 है ना, 56.25 करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज 56.25%। इतने से परसेंट आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आया समझ में? अब आगे वाला क्वेश्चन देखो। फिर R1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रो L1/A1, है ना, मगर यहां एरिया है, लेंथ थोड़ी है, कोई बात नहीं, हो जाएगा रो L1 स्क्वायर/A1 L1, फिर वो क्या हो जाएगा, रो L1 स्क्वायर/B1, है ना। तो देयरफॉर अब डालो, R1 इज इक्वल्स टू रो L1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 5L, उसका स्क्वायर क्या रहेगा, 25L²। अच्छा ठीक है, V1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, जस्ट V, तो ओके V आ गया, उधर का मिटाना पड़ेगा।
तो ये हो गया R1। अब आई बारी R2 की। R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। रो आपका L2 का स्क्वायर अपॉन V2। इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो अब ऐसा है, L2 कितना है बेटा? थ्राइस L, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9L स्क्वायर। V2 क्या है बेटा? थ्राइस V, तो ये हो जाएगा थ्राइस V। 3 1 जा 3 3 जा। R2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रो L स्क्वायर अपॉन V। ओके, अब आगे आपका R3। R1 बराबर डाले ना अपन ने, L1 की जगह 5L बराबर V1 की जगह V, 3 3 बराबर। हाँ, अब आई बारी R3 की। R3 इज इक्वल टू रो L3 का स्क्वायर अपॉन V3। R3 इज इक्वल टू रो L3 कितना बेटा? L स्क्वायर, और आपका ये कितना है? 25, नहीं 5V, सिर्फ 5V, इस तरह से आएगा। अब जब तीनों का रेशियो लेंगे आप, R1 इज टू R2 इज टू R3 इज इक्वल टू क्या आएगा? तो 25 इज टू 3 इज टू 1 अपॉन 5, है ना। अगर मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 इज टू 15 इज टू 5, ये ऐसा भी आ सकता है अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं। तो 125 इज टू 15 इज टू 1, सॉरी नॉट 5, 1। एक बार मैं चेक कर लूंगा इसका आंसर पहले। तो बिल्कुल सही, ये आंसर आ रहा है इसका, 125 इज टू 15 इज टू 1। दिस इज द आंसर। ओके, लिखिए फटाफट।